हेलो दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2, कक्षा 8। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपना राज्य बनाने की क्यों सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, यह कैसे हुआ और कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे जानें। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी कि पहला देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश यानी दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। उन्होंने व्यापार की वे सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए लोहा, कोयला आदि खनिज की खदानें खोदना चाहते थे। वे जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दाम में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चायपत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्हें व्यापार की यह सब चीज़ें लाने और ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मिर्जाफर से मिलते हुए। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती थी कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे। इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने से नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों को अपनी टांग अड़ाने लगी। अगर किसी कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना के लिए लड़ने भेज देती, तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास यानी कि परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। उस इलाके के गांव शहरों में कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ की, किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी में 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा और नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और सैनिक की ताकत नहीं बढ़ाने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बलों, किलेबंदी की सहारा होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बहुत बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखे, युद्ध लड़े, किले बनवाएं और अपनी सैनिक शक्ति की थाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राज्यों के से फ़ायदा उठाना कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उससे कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से माला माल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे।
कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते उसने घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थिति अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों का गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मिर्जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मिर्जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीति पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु दंडित करने के लिए वह बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मिर्जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मिर्जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मिर्जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मिर्जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मिर्जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मिर्जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उसे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उसके आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों और दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से उपकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्चा चलाने हेतु उसे कुछ किले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी थी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मिर्जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसे अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ और भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब से शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। उपरोक्त तीनों सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों को इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी कर अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग यानी इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शहजादौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा।
इस प्रकार मिर्जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई और नाम मात्र के शासक रह गए। बंगाल में मिर्जाफर फिर से नवाब बनाया गया। इसके बाद उसका पुत्र नाम मात्र का नवाब बना और उसकी भी पेंशन बाद दी गई। भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी करने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई से अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजा और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जतापूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्त के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता चला गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्सों में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी विरोध नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध की शक्ति किसी में न थी, न आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहते। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार कर लिया। फरमान का अर्थ मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक का अर्थ भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था।